गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी आप बहुत अच्छा हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसी सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद फ्रेंड, फैमिली एंड कॉलीग्स। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। एक ये छोटा सा स्कैम है, आप कह सकते हैं, जो कंसल्टेंसी आपके साथ खेल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप कनाडा पहुंच भी जाते हो, उसके बाद आप जितने $1000 दे के आए होते हो उसमें आपके थोड़े और मतलब लाइक 3 4 5 हज़ार डॉलर और लग जाते हैं, जो कि आपके नहीं लगने चाहिए। ओके, पर ये लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये बीच का लूप होता है ये हमें पता नहीं चलता है। ये उन लोगों को तो पता होता है पर हमें नहीं पता होता है, बिकॉज हम तो पहली बार कनाडा आए होते हैं। हम कंपनी पे भरोसा कर लेते हैं, मतलब कंपनी में जो कंसल्टेंसी के थ्रू हम आ रहे हैं, ओके, उस पर भरोसा कर लेते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है और मजबूरी में आके फिर हमें अपना वो काम करवाना पड़ता है एक्स्ट्रा पैसे दे के। ठीक है, तो ये वीडियो उसी पे है पूरी, और मैं इस लूप में फंसा, इस स्कैम में फंसा और मेरे जेब से अब एक्स्ट्रा डॉलर्स जा रहे हैं। ओके, चलिए, मेरे केस में क्या, किसी की भी केस में, चाहे वो कम पैसे दे के आया हो या ज़्यादा पैसे दे के आया हो, अगर उसके और एक्स्ट्रा 3 4 5 हज़ार डॉलर लग रहे हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है, जो कि उसके नहीं लगने चाहिए। ओके, क्योंकि जितना उसे मिलना चाहिए उतना तो उसे मिलना ही चाहिए, पर वो नहीं मिला। तो वो पूरी कहानी क्या थी मैं आप उसको इसमें बताऊंगा और आप समझिएगा। ओके, और अगर आपके साथ नहीं, आपके फ्रेंड या आपके फैमिली में किसी के भी साथ हो, अगर ये हो और आपको आपकी नॉलेज में आए तो प्लीज़ उसे बताइएगा कि ऐसा होता है और ये गलती ना करें। तो जब मैं इंडिया से कनाडा के लिए मैंने कंसल्टेंसी मतलब लाइक ढूंढी और मैं उस कंसल्टेंसी से मैंने अप्लाई किया। तो कंसल्टेंसी सब कुछ करती है, आपका पेपर वर्क, आपकी फाइलिंग वाइलिंग सब कुछ वो करेगी, क्योंकि हम इतना ही सरदर्द चाहते नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम कंसल्टेंसी को ये काम दे देते हैं और कंसल्टेंसी उसका कुछ अमाउंट लेके और आपका सारा काम करती है। ओके, तो जब हमारा ये सारा चीज़ें हुआ तो उस बीच मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। लाइक कुछ जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तब मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी थी 2 साल। मैं 2 साल के बाद एक्सपायर होने वाला था। प्रोसेस स्टार्ट हुई, बीच में कोविड आया, थोड़ी प्रोसेस हल्की हुई, फिर प्रोसेस थोड़ी स्पीड लिया, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरा पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग के लिए चला गया। जब वीज़ा स्टैंपिंग आया तब तक का मेरे पासपोर्ट का कुछ 13 महीने का वैलिडिटी बची हुई थी, 12-13 महीने की वैलिडिटी बची हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है और मेरे को वर्क परमिट 2 साल का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैंने कंफर्म किया अपनी कंसल्टेंट। उन्होंने कहा ना आपको बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने मेरे को बिल्कुल अश्योरिटी दी कि हाँ आपको मिलेगा। तो मैंने भी मान लिया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। तो अब मैंने कहा कि वर्क परमिट मिलता कब है? पहला सवाल ये आता है आपके दिमाग में आएगा कि वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट तब मिलता है जब आप कंट्री में एंटर करते हैं। लाइक आप कनाडा में जब एंटर करेंगे तो जब आपका इमिग्रेशन ऑफिस में आपका चेक होगा, ओके, कि आप वर्क परमिट में आ रहे हो, उस समय वो आपको इश्यू करते हैं वर्क परमिट। ओके, तो वो 2 साल का मिलता है। अब मेरे केस में क्या था कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था और मैंने उनसे बात बोली थी कि मुझे वर्क परमिट 2 साल का मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया था। तो जब मैं कनाडा पहुंच गया, सब कुछ मेरा हो गया, उस टाइम पे मेरा सिर्फ 8 महीने की वैलिडिटी बची थी मेरे पासपोर्ट की। जब मैं वैंकूवर लैंड किया, मैं इमिग्रेशन ऑफिस गया, मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने मुझसे मेरा रेफरेंस लेटर मांगा, ओके, मेरा जॉब लेटर मांगा, मैंने दिया। तो उन्होंने मुझे वर्क परमिट निकाल के दिया। तो वर्क परमिट में जब मैंने डेट चेक करी तो मेरा वर्क परमिट था खाली 8 महीने के लिए वैलिड, मतलब जब तक का मेरा पासपोर्ट वैलिड था। मैंने ऑफिसर से बात करी, मैंने कहा सर मेरे को 2 साल का वर्क परमिट मिलना चाहिए था, बट मुझे 8 महीने का वर्क परमिट मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है आपको वर्क परमिट उसी डेट तक का मिलेगा। बट मैंने कहा कि मेरे कंसल्टेंट ने तो मुझसे कहा था कि नहीं आपको 2 साल का मिलेगा। कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी के ऊपर होता है। मिलता 2 साल का ही है वर्क परमिट। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 4 साल की भी है ना तो आपको 2 साल का पूरा वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1.5 साल है तो आपका वर्क परमिट 1.5 साल का मिलेगा। तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट मेरा वर्क परमिट मुझे दे दिया, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ पे फंस गया। फिर मैंने अपने कंसल्टेंट से बात करा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे कहानी क्या बनाई कि अरे हो सकता है कि उन्होंने नहीं दिया हो, पर मिल जाता है। कई बार ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो देते हैं या नहीं देते हैं। उन्होंने मुझे कहानी बता दी। अब मैं कनाडा आ चुका था, मैं क्या कर सकता था, मैं वापस तो जा नहीं सकता था। तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं से पासपोर्ट अपना रिन्यू करवा लूँगा और जो होगा आगे देख लूँगा। अब मेरे को लगा कि क्या पता, उन्होंने कहा अपना हाँ, उन्होंने मुझे बीच में भी बोला, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लो, जो आपका रिमेनिंग वर्क परमिट है हम आपको दिलवा देंगे। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, 24 महीने का मिलना था मुझे, 8 महीने का मुझे मिला है, जो मेरा बचा हुआ रिमेनिंग है ये लोग मुझे दिलवा देंगे।
और मैंने कहा वीज़ा के लिए मेरे को ज़्यादा भागा दौड़ी करनी नहीं है, मुझे ऑनलाइन जाना है, फॉर्म भरना है और वैंकूवर जाके मेरे को वीज़ा स्टैंपिंग करानी है, $200-250 का खर्चा है। मैं वो भी तैयार था बेयर करने के लिए। अब वक्त बीतता गया हल्के हल्के, क्योंकि मैं नया कनाडा में आया था, सेटल होने लगा, बैंक अकाउंट खोलना है, सिन नंबर के लिए अप्लाई करना है, घर ढूंढना है, XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी। मैं उसमें फंसा रह गया। हल्के हल्के टाइम बीत गया, 5 महीने निकल गए। अब 5 महीने जब निकल गए तो आपको वर्क परमिट अगर आपका एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको 3 महीने पहले, मतलब 90 डेज़ का आपको गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके वर्क परमिट के एक्सपायर के 90 डेज़ बचें तो आप अपने वर्क परमिट के लिए रिन्यूअल एप्लीकेशन डाल दीजिए। 90 डेज़ में आपका वर्क परमिट का रिन्यूअल एप्लीकेशन चलेगी। अगर 90 डेज़ में बन गया तो आपके पास आपका नया फ्रेश वर्क परमिट आ जाएगा। अगर नहीं बना तो उस बीच में अगर वो एक्सपायर हो भी गया तो आपको कंट्री से निकाला नहीं जाएगा। ओके, आप वहाँ रह सकते हैं क्योंकि आपकी फ़ाइल गवर्नमेंट के पास है। वो जब इशू नया वर्क परमिट करेगी आपको वो मिल जाएगा। अगर आपने 90 डेज़ में अप्लाई नहीं किया या आप भूल गए या आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अप्लाई किया या आपने नहीं किया तो उस केस में आपको गवर्नमेंट यहाँ से निकाल सकती है। तो मैंने अपनी कंसल्टेंसी को दोबारा कॉल किया। मैंने कहा मेरा रिमेनिंग वर्क परमिट आप मुझे दिलाइए। तो उन्होंने कहा कि हम फाइल डाल तो देंगे आपकी रिमेनिंग वर्क परमिट की, गवर्नमेंट कई बार एक्सेप्ट करती है, कई बार नहीं करती है। अब यहाँ पे वो मेरे साथ ट्रिक कर गए, क्योंकि अब मैं कनाडा के अंदर हूँ, मैंने इतने महीने मैंने काट दिए, इतना पैसा दे के मैं कनाडा आया हूँ, अब मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? कोई नहीं जाना चाहेगा वापस। तो मैंने कहा नहीं मुझे दिलाइए, मैंने सब कुछ, मैंने कहा आपकी गलती है या आपके एंड से प्रॉब्लम हुई है, मेरे एंड से कुछ नहीं था, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बताया था। उन्होंने कहा हम डाल देंगे आपके कहने पे, अगर रिफ्यूज़ होगी तो आप अपने सर ले लीजिएगा ये बात। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपकी कंसल्टेंसी आपको ये बोल दे कि ये आप अपने ऊपर ले लीजिएगा, हम नहीं लेंगे, हम आपकी फ़ाइल लगा देंगे। अब यहाँ पे 50-50 चांस है, फ़ाइल गो थ्रू भी हो सकती है और फाइल रिटर्न भी हो सकती है। अगर फ़ाइल रिटर्न हो गई तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, फिर आप नए वर्क परमिट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? अब उन्होंने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। मैंने कहा अब मैं परेशान, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा चलो नो प्रॉब्लम, आप मेरा फ्रेश, तो उन्होंने मुझे यही ऑप्शन दिया कि आप फ्रेश वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो आपका LMIA भी नया बनेगा। तो LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपका नया बनेगा आपकी कंपनी से और आपको नया वर्क परमिट 2 साल के लिए इशू हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? अब मैंने उनसे बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कुछ कर लेंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। उन्होंने करा के मेरा प्रोसेस के लिए मेरा स्टार्ट कर लिया। तो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले तो जिस एम्प्लॉयर के आप अंडर काम कर रहे होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि पूरी स्टोरी आप उनको सुनाते हैं, ये जो पूरा आपके साथ हुआ होता है हादसा, ये पूरा हादसा आप उसको सुनाते हैं। फिर वो आपके कंसल्टेंट से बात करते हैं। कंसल्टेंट जब कहता है कि ओके, जब यहाँ से वो कंफर्मेशन दे देता है आपका एम्प्लॉयर, तब जाके आपका कंसल्टेंट प्रोसेस को स्टार्ट करता है। वो प्रोसेस स्टार्ट करता है, फिर वो आपको नया जॉब लेटर भेजता है। नए जॉब लेटर में आपकी सैलरी लिखी होती है और वो सब कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको ओवर टाइम का कितना पैसा मिलेगा, आपको छुट्टी जब आप जाएंगे तो उसका कितना % वेज में आपको मिलता है, तो वो सारी चीज़ें लेटर आता है, आप साइन करके भेजते हैं। उसके बाद फिर आपका एक लेटर और होता है जो मेरा भी फ्रेश आया है, ये मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू आया है। तो मैं इसका फर्स्ट पेज तो आपको रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी का नाम है इनसा। तो उसका ऐसा कुछ आता है पूरा पेज, ठीक है, पूरी फाइल आपकी आएगी, इसमें सब कुछ लिखा होगा, क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका, उसके अलावा फिर आपको उसको साइन करके स्कैन करके भेजना होता है, आपकी बिलिंग पेमेंट कितनी है। तो मैं आपको अपनी बिलिंग पेमेंट दिखाता हूँ जो मुझे पे करना है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, बट ये पूरा जो मेरे साथ हुआ उसके चक्कर में मुझे अभी जो एक्स्ट्रा पे करना है वो इतना पे करना है। ये है $2600 एक्स्ट्रा पे करने हैं मेरे को अपने फ्रेश LMIA और वर्क परमिट के लिए। ओके, और ये सब मुझे उनको साइन करके, ये कुछ कितने पन्ने का है, ये कुछ 12 पन्ने का है, ये पूरा 12 पन्ने का मुझे साइन करके उनको भेजना है। फिर वो मेरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब इस पूरी कहानी का जो वो है, मैंने आपको क्यों सुनाई, मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अब मेरा वीज़ा भी रिन्यू होगा, क्योंकि जब मेरे पास वर्क परमिट आएगा फ्रेश मेरे एड्रेस पे, उसके बाद मैं अपनी वीज़ा की फ़ाइल डालूंगा, मेरा नया वीज़ा। अगर मैं कनाडा के अंदर रहूँ और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकता हूँ, मुझे कंट्री बाहर नहीं निकालेगी। पर अगर मुझे वापस इंडिया जाना है, इफ़ इन केस कुछ भी हो सकता है, किसी की भी लाइफ में इमरजेंसी पड़ सकती है आपको इंडिया, या आपको छुट्टी में जाना है, इमरजेंसी पड़ गई आपको घर जाना है, अगर आपका वीज़ा नहीं है आपके पास, आप घर नहीं जा सकते।
अगर मैं रिन्यू नहीं कराऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रह सकता हूँ 1 साल 2 साल, बट मुझे रिन्यू तो कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे बीच में घर जाना पड़ा तो मेरे को वीज़ा चाहिए। ओके, तो मुझे फिर उसके लिए भी फ़ाइल चार्ज देना है। ओके, कम से कम $150-200 मेरा उस पर गया। तो टोटल जो मेरे को अभी पे करना है ये $3000 पे करना है अपनी कंसल्टेंसी को, जो मैं शायद पे नहीं करता अगर वो मुझे एडवांस में बता देते कि नहीं आप पहले इंडिया से ही अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाओ और तब जाके हम आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड करेंगे। कोई बात नहीं, मैं अप्रैल पे आया, मैं शायद जून पे आता 2 महीने बाद, पर जो ये एक्स्ट्रा मुझे $3000 पे करना पड़ रहा है अभी, जो मैं शायद मैं नहीं करता और ना मुझे करना पड़ता, ना कोई और करेगा लाइफ में, अगर वो सेम मिस्टेक जो मैंने करी वो करेगा तो वो कॉस्ट पे करेगा। अगर वो मिस्टेक नहीं करेगा जो मैंने आपको बताई, तो आप ये सारा चीज़ें जो कहानी में था ये था कि आप अपने कंसल्टेंट पे भरोसा मत करिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो आपको बता देगा, अगर वो नहीं है तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो पहले ही इंडिया में रिन्यू कराओ अपना पासपोर्ट। जब पासपोर्ट रिन्यू, क्योंकि सब कुछ आपके पासपोर्ट पे डिपेंड है। आपका पासपोर्ट रिन्यू है, आपका वर्क परमिट 2 साल का मिलेगा, आपका वीज़ा मतलब आपका वर्क परमिट जो वर्क वीज़ा है वो 2 साल का मिलेगा। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, आपको उसकी सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी है, तो आपका वर्क परमिट भी 1 साल का आएगा, आपका वीज़ा भी 1 साल का मिलेगा आपको। तो ये जो मिस्टेक मेरे से हुई, जिसके चक्कर में अभी एक्स्ट्रा मैं $3000 पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पासपोर्ट रिन्यू करवाया, और यहाँ पासपोर्ट रिन्यू कराना बहुत बड़ा खेल है। इंडिया में तो आसान है, यहाँ बहुत बड़ा खेल है। तो उस पर भी मैं आपको एक फ्रेश वीडियो बना के एक नई वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें बताऊंगा कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है कनाडा में तो आप उसको कैसे रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक में। तो आप ये सारे झमेले में ना फंसें, और ये झमेले में ना फंसने का बेस्ट तरीका है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो पहले उसको रिन्यू करवा लें, और अपने कंसल्टेंट से मत कहिए कि मेरा पासपोर्ट इतना है और वो एक्सपायर होने वाला है, और वो वहाँ से कहे नहीं आपको आपका इतने साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो बिल्कुल यकीन मत मानिएगा। इंडिया से ही अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लीजिए। रिन्यू करवा के कोई बात नहीं, प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपको जो ये एक्स्ट्रा पे करने वाला सीन है ये नहीं करना पड़ेगा। अब मैं जो ये $3000 पे कर रहा हूँ वो यूज़लेस है, वो मुझे नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ पहले ही पे करके आया हूँ और सिर्फ उनके कहे हुए भरोसे पे मैं चल के मैं आ गया। फिर मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया, अब मैं अपना LMI ये रिन्यू करा रहा हूँ, मेरे को नया वर्क परमिट मिलेगा, फिर मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ। तो ये सारा कुछ हुआ है सिर्फ एक गलती के चक्कर में। अगर मैं शायद खुद रिसर्च करता, मैंने की भी पर मुझे पता नहीं चला, अगर या कोई मुझे बताता जिसका एक्सपीरियंस हुआ वो पहले वो मुझे बताता, तो मैं शायद ये गलती नहीं करता। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलती करो जो मैंने करी। ओके, तो इस गलती से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर फ्यूचर में आपके किसी फ्रेंड या फैमिली में किसी के साथ भी ऐसा कभी कुछ हो रहा हो या होगा, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो भेजिएगा या खुद उन्हें बताइएगा कि आप कैसे करें और क्या करें, क्योंकि इसमें फ़ायदा हमारा नहीं है, हमारा तो नुकसान है। मेरे को $3000 फिर से अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, पर जो फ़ायदा है वो सामने कंपनी का है, उस कंसल्टेंट का फ़ायदा है, उसको पैसा मिल रहा है, उसको एम्प्लॉयर से भी पैसा मिल रहा है, फाइल चार्ज $1500, वो हमसे भी $3000-4000 ले रहा है, जो कि यूज़लेस है, जो जाना ही नहीं चाहिए। ओके, शायद आपका एम्प्लॉयर आपको कंफर्मेशन आपकी कंसल्टेंसी को दे दे, आपका वर्क परमिट रिन्यू कराने को दे दे, का पैसा दे दे, बट आपकी जेब से तो $3-4 जा रहा है या जाएगा, वो यूज़लेस है। वो क्यों जाए जब आप सब कुछ पहले ही दे के आए, सब कुछ आपका वैलिड था, कोई फॉर्ज नहीं था आपका। तो बस इसी चीज़ों को कि मेरे फ्रेंड्स जो आने वाले हैं फ्यूचर में, या आप लोग जो आने वाले हैं, उनको इस चीज़ को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या आपके कॉलीग हो ऑफिस में जो कनाडा आ रहे हैं उनके साथ, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो और वो सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें भेजिए, उन्हें बताइए, ठीक है, कि उनका पैसा वेस्ट ना जाए, क्योंकि एक एक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत का पैसा है, चाहे आपके हो या आपके फैमिली का पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी मेरे साथ वीडियो में बनी रहिए, और मैं आगे आपको नई नई वीडियो देता रहूँगा और आपको बताते रहूँगा कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, सो अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।